हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2023 विषय फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस थे उनके जो है हम पूरे तरीके से सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आए थे सेट ए के अंदर, उन ऑब्जेक्टिव पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे पास, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। तो आप जानते हो कि 7 मूल राशियां होती है और उन 7 मूल राशियों के जो है 7 मूल मात्रक होते हैं। तो उन मूल मात्रकों में से हम देखते हैं, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, यानी विद्युत धारा जो है वो मूल राशि होती है। कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है और जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, यानी ये सब जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। इसका मतलब इसके अंदर से सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा एम्पियर, यानी पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंकों का जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से जो सार्थक अंकों के नियम है उसके हिसाब से देखें, यदि किसी संख्या में दशमलव दिया हो तो इसके आगे के, यानी पहली शून्येतर संख्या के आगे के सभी जो जीरो हैं वो सब हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरफ का जो है इसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ से 1 से लेकर इस तरफ के जो अंक हैं उनको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो ये हो जाएंगे 1 2 3, यानी सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी हमारी 3, यानी ये वाला ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका ग्राफ जो है, ये वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो ये t और ये v, यानी vt ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो vt ग्राफ पर ये समय और वेग दोनों निरंतर बढ़ रहे हैं इस वाले ग्राफ पर। यहाँ पे देख लेते हैं, तो जो वेग है वो कांस्टेंट है और टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो ग्राफ है ये d और t को प्रदर्शित करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से विस्थापन भी, इस जगह पे विस्थापन भी एक समान है, मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि उसका वेग नहीं बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट चल रहा है। और यहाँ पर v और t के बीच का ग्राफ जो ऐसे बता रहा है कि जो वेग है वो लगातार निरंतर कम होता जा रहा है। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो एक समान वेग से गतिशील वस्तु का जो ग्राफ होगा वो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें दिया है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य का कोण होना चाहिए। प्रक्षेप्य का कोण कितना होना चाहिए? तो देखो, अधिकतम दूरी फेंकना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा है कि अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंकना है या ऊर्ध्वाधर दूरी फेंकना है। तो अधिकतम दूरी मतलब हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को समान बल से फेंका जाए तो वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरी ज़्यादा तय करती है। तो हम यहाँ पे अधिकतम दूरी निकालना है, यानी क्षैतिज दूरी निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है v² बराबर sin 2θ बटे g। इसके हिसाब से अधिकतम दूरी प्राप्त करना है, मतलब sin 2θ बराबर हम 1 मान लेंगे। 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि sin θ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से sin 2θ बराबर हो जाएगा, साइन में 1 कितने डिग्री का मान होता है? 90 डिग्री का। तो इसको हम लिखेंगे sin 90 डिग्री। तो देख लेते हैं, sin 2θ बराबर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटे 2, यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 45 डिग्री। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान होगा 0 होगा, बाह्य बल के बराबर होगा, बाह्य बल से अधिक होगा या बाह्य बल से कम होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जो गतिक बल है वो बाह्य बल के बराबर होता है, यानी F के जो होता है वो F के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो B वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी बाह्य बल के बराबर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है
असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। नहीं, मान लेते हैं कि दो वस्तुएं जो है एक ही संवेग है, यानी उनका संवेग एक समान है, तो आपको बताना है कि भारी वस्तु का वेग अधिक होगा या हल्की का वस्तु का वेग अधिक होगा, या दोनों का वेग समान होगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनके संवेग एक समान है। तो मान लेते हैं एक भारी वस्तु है, इसका संवेग हो गया mv, और एक हल्की वस्तु है, उसका संवेग हो गया कैपिटल M, स्मॉल m और स्मॉल v। परंतु कहा गया दोनों का संवेग बराबर है, दोनों का संवेग बराबर है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं m, इस m को नीचे लेके आते हैं, तो m बटे m, यानी भारी वस्तु का द्रव्यमान बटे हल्की वस्तु का द्रव्यमान बराबर स्मॉल v बटे कैपिटल V। अब यहाँ से स्थिति हमारी क्लियर हो जाती है। भारी वस्तु के सामने किसका वेग है, हल्की वस्तु का, मतलब हम कह सकते हैं कि m जो है स्मॉल m से बड़ा है, तो जो बड़ी जो राशि है उसके सामने की राशि भी बड़ी होगी, यानी m बड़ा है स्मॉल m से, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल v है वो भी कैपिटल V से बड़ा होगा, मतलब हल्की वस्तु का जो वेग होगा वो भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसका वेग अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, यानी हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। अगले पे आ जाते हैं हम। अगले प्रश्न है हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, इसके अंदर पहले ही दिया है हमारा घर्षण बल का विरोध करता है, यानी घर्षण बल जो होता है वो एक गति विरोधी बल होता है, वो हमेशा गति का विरोध करता है। आप जिस दिशा में भी जा रहे हो घर्षण बल हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा या जो खालिस्तान में आप लिखोगे वो हो जाएगा आपका गति हो जाएगा। अगले बात करें 2.2 पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकंड सेम है, परंतु आप देख रहे हो यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, यानी किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 1 किलोग्राम हो गया आपका, ये मान लेते हैं कि द्रव्यमान हो गया आपका 1 किलोग्राम 1 kg, और दूसरा जो द्रव्यमान है वो आपका मान हम मान लेते हैं काय के अंतर्गत आता है कि ये ग्राम के अंतर्गत आता है, ग्राम इनटू अगला हो गया आपका यहाँ पे मान है मीटर में, तो इसको हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, और अगला है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड दोनों के सेम है, यहाँ भी सेकंड स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं दोनों को सेम कर लेते हैं, मतलब जो किलोग्राम था उसे भी हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब आप बताइए 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम बटे ग्राम इनटू यहाँ पे देख लीजिए आप 1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर कितना हुआ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 100 का स्क्वायर बटे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, यानी हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 100 पे 2 घात है, यानी कितनी घात हो जाएगी, कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएगी, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 3 गुणित इस पे कितनी घात हो जाएगी 4, तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, यानी जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा 10 की घात 7। यानी आपको कुछ नहीं करना था, केवल इतना सा करना था कि जो किलोग्राम था उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है और जो मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो जो आपका खालिस्तान में आएगा वो आएगा 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखिए अगला देखते हैं हम। अगला है एक समान सरल रेखीय गति में शून्य होता है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान सरल रेखीय गति में, यानी एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब ये है कि उसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा।
तो इसका जो ऑप्शन होगा उसमें आ जाएगा हमारा त्वरण। अगला है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बोलते हैं। अगला है शून्य सदिश का परिमाण होता है। तो शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो भी शून्य होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा या हमारा खालिस्तान होगा वो शून्य होगा। अगला है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। हमने जैसे कि दूसरा नियम पढ़ा है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर जो आरोपित बल होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे केवल क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन, मतलब डेल्टा पी बराबर हो जाएगा आपका एफ डेल्टा टी। और ये जो फार्मूला है एफ डेल्टा टी, ये जो फार्मूला होता है वो होता है आवेग का। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है, उसको बोलते हैं आवेग। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं इसी प्रकार। देखिए इसके बाद हम लोग जोड़ी का मिलान करते हैं। जोड़ी के मिलान के लिए हमें क्या है, फार्मूले पता होना चाहिए और उस फार्मूले के आधार पर पूरे विमी सूत्र दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ हमारा संवेग, तो संवेग का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। संवेग बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का तो हो जाएगा m और v मतलब दूरी बटे समय, तो जो फार्मूला निकलेगा l बटे टी या एल टी की पावर -1। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन के अंदर कौन सा है, एम एल टी की पावर -1। तो देख सकते हैं आप एम एल टी की पावर -1, यानी इसका जो रहेगा हमारा बी वाला रहेगा, यानी संवेग का जो हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। अब अगले पे आ जाइए आप। अगला है आपका चाल। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी के लिए लिखते हैं एल और समय के लिए लिखते हैं हम टी। तो हो जाएगा फार्मूला एल टी की पावर -1। चूंकि मैकेनिज्म में एम एल और टी दोनों लेते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसके अंदर एम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे m0 एल टी की पावर -1। तो अब आप मैच कर लीजिए m0 एल टी की पावर -1 कौन सा है, m0 एल टी की पावर -1, यानी सेकंड वाले का आ जाएगा आपका f, इसका आ जाएगा ये वाला। अगला हो गया आपका त्वरण। त्वरण का जब आपको फार्मूला निकालना है तो त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे समय। अब वेग का फार्मूला क्या आता है, वेग बराबर होता है एल टी की पावर -1 बटे समय यानी टी। इसको टी को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका एल टी की पावर -1 और -1 -2। यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो कि m नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि जो होगा m0 एल टी की पावर -2। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, m0 एल टी की पावर -2, यानी इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ई वाला। अच्छा देखिए अगला जो है आपका घर्षण। घर्षण जो होता है एक प्रकार का बल होता है जो कि गति का विरोध करता है। तो यहाँ से हम देखें घर्षण मतलब बल, तो बल वाला फार्मूला हम लगाएंगे, यानी हम उसको कह सकते हैं घर्षण बल। घर्षण बराबर हुआ बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे m, मूल राशि होती है, और त्वरण का जो फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था एल टी की पावर -2। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एम एल टी की पावर -2 यदि दिया हो तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो एम एल टी की पावर -2 मतलब इसका सामने वाला या डी वाला ही सही ऑप्शन है, इसका एम एल टी की पावर -2। अच्छा देखिए अगला हो गया हमारा घनत्व। यदि हमें फार्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए लिखेंगे हम m, और आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसके लिए हो जाएगा l की घात 3। तो ये हो जाएगा आपका m l की घात 3। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो m है l है t नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं t0। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका m l की पावर -3 t0, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका जी वाला। ये मिल गया। अब आपको बचा है केवल क्षैतिज परास। क्षैतिज परास मतलब दूरी,
और दूरी के लिए जो फार्मूला होता है वो होगा m0L/t0। देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कहीं है क्या, तो देख सकते हो आप सी वाला जो ऑप्शन है उसका सही है यानी ये आपकी जोड़ी का मिलान हो गया। इस तरीके से आपको विमी सूत्र निकालना है, तो हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। देखते हैं इसके बाद अगले जो सत्य असत्य और एक वाक्य वाले जो क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन के अंदर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका हम सॉल्व करते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी। तो यहाँ से क्या करना है, आपको जो किलोमीटर और घंटा दिया है इसको आपको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे 90 किलोमीटर दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप चेंज कर लीजिए। किलोमीटर को आपको चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। फिर अगला है घंटा, घंटा को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो घंटा 1 घंटा के अंदर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। मतलब हम पहले जो घंटा दिया है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर दिया, और फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए वापस हमने 60 से गुणा कर दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब देख लीजिए आप 6 से काट दो, 6 कम 6, फिर बचे 3, 30 हो गए, 6 5 30 यानी 15 हो गए। अब वापस काट दो आप इनको चाहो तो, ये हो जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी हो गया आपका 50। 5 का 10 में गुणा करेंगे 50/2 यानी यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 मीटर। यानी 1 सेकंड में जो दूरी तय की गई होगी वो जो दूरी होगी वो होगी आपकी 25 मीटर। ये आपका सही उत्तर होगा। देखें इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना लगेगा। यहां से आपको निकालना है कि 1 किलोग्राम वजन की कोई पुस्तक रखी हुई है, तो जो बल लगेगा उसके ऊपर, ये पुस्तक रख दी आपने 1 किलोग्राम की, तो जो 1 किलोग्राम की पुस्तक है वो बल लग रहा है F बराबर ma। अब बात करें हम कितना बल लगेगा, तो F बराबर m द्रव्यमान हो गया 1, और जो त्वरण होगा, त्वरण मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, और उसका मान होता है लगभग हम मान के चलें 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यदि हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन, यानी जो आंसर होगा 10 न्यूटन भी कह सकते हैं, कभी कभी 9.8 को वैल्यू को 10 रख सकते हैं, तो 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.8 न्यूटन। यानी हमें बल वाले फार्मूले से मान रखना है, F बराबर ma वाले फार्मूले से मान रखना है। m यानी वस्तु का द्रव्यमान और ये बल जो है यानी त्वरण, त्वरण का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है। वेग समय ग्राफ हमने बनाए हैं, अभी भी जो गति के समीकरण निकालने के लिए वेग समय ग्राफ इस तरीके से आपने बनाया होगा, और यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके का एक ग्राफ बनता था। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है वो इसके त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका त्वरण। यानी हम लिख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो सही जो आंसर होगा वो हमारा होगा त्वरण। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है। यदि कोई रेलगाड़ी चल रही है और उसके ऊपर कोई बक्सा रखा हुआ है, तो इस बक्से के कारण इसके ऊपर एक घर्षण बल काम करता है जिसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो वो जो स्थैतिक घर्षण होता है वो ही इस बक्से को रेलगाड़ी के साथ त्वरण उत्पन्न करता है। यदि स्थैतिक घर्षण नहीं होगा तो इसकी स्थिति अलग होगी, तो इसलिए जो उसको त्वरण प्रदान करता है वो करता है उसका स्थैतिक घर्षण, या Fs जो होता है, मतलब घर्षण बल के अंदर स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल जो है वो उसको वो त्वरण प्रदान करता है जिससे कि वो रेलगाड़ी के वेग से गति कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो
तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश है, एक सदिश है ए और एक सदिश हो गया बी। इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश मान लेते हैं हम, ये आर हो गया। तो करना क्या है, वो कह रहा है कि हमें आर का मान निकालना है कि परिणामी सदिश कितना होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो हमने डेरिवेशन भी किया था, आर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। यस, दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, तो वो होगा आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमने एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। अब हम सत्य और असत्य जो है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग सत्य और असत्य पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है, यदि किसी वस्तु को आपको गतिशील बनाए रखना है तो उसके लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो सत्य है। अगला है, प्रतिक्रिया क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल जो है वो क्रिया बल के साथ ही एक्टिव हो जाती है, परंतु ये ऑप्शन दिया है प्रतिक्रिया बल क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, परंतु जैसे ही क्रिया बल लगाते हैं उसके जस्ट बाद ही प्रतिक्रिया बल एक्टिव हो जाता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका सत्य है। अगला है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है, तो जो उसकी गति की दिशा ऐसे है और त्वरण की जो दिशा है वो इसको इस तरफ लाती है, यानी हर बार जो है वो गति जो करता है तो त्वरण का मान जो है वो निरंतर जो है उसका मान जो है निरंतर बदलता रहता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। वेग एक समान रहता है परंतु जो त्वरण होता है उसका मान बदलता रहता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका सत्य है। अगला है, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन भी आपका सत्य है, यानी किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है। यदि आप उसका परिमाण निकालोगे तो उसका मान हमेशा एक अदिश ही प्राप्त होगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका सत्य है। अगला है, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत हो तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है। यानी किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत हो, यानी यहाँ से आप ऐसे गति कर रहे हो, वेग की दिशा ऐसे है और जो त्वरण है वो ऐसे काम कर रहा है, बार बार इसके लंबवत काम कर रहा है, तो जो त्वरण जो उसका पिंड का जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका सत्य है। यानी इसके अंदर आप देख रहे हो कि सारे आपके जो ऑप्शन है वो लगभग सत्य है। यहाँ पे थोड़ा सा यदि हम डाउट के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होता है। हालांकि जैसे प्रतिक्रिया क्रिया बल लगाया जाता है उसके जस्ट बाद ही उसके साथ ही प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, परंतु हम उसको सत्य मानेंगे कि जैसे आपने क्रिया बल लगाया उसके पश्चात यानी उसके साथ ही जो है प्रतिक्रिया बल लग जाता है। इस तरह के बाकी भी प्रश्नों के और जैसे भी कठिन क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन के आंसर लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा चैनल।